नमस्कार। गजा पे युद्ध दोबारा शुरू हो गया है। आप सब जानते हैं मियाद 2 दिन बढ़ाई गई थी। उस समय मैंने रिपोर्ट किया था। मियाद खत्म होने के तुरंत बाद दोबारा युद्ध शुरू हो गया और आज जो रिपोर्ट मैं कर रहा हूं, जो अपडेट दे रहा हूं, उसकी शुरुआत एक आंकड़े से करता हूं। बच्चों के मारे जाने की संख्या, दुनिया में अगर सबसे बड़ा कोई पाप है, दुनिया में अगर कोई सबसे बड़ा दुख है तो वो ये है कि मां बाप के सामने बच्चों की लाश दिखाई दे। 4 साल 5 साल 6 साल के बच्चों की लाश दिखाई दे। इससे बड़ा दुख कोई नहीं हो सकता। और किसी भी युद्ध की जो तबाही होती है उसको इस बात से देखा जाता है कि बच्चे कितने मारे गए। यह आंकड़ा जरा आप देख लीजिए, फिर आगे बात करता हूं। इराक में 14 साल 14 ईयर्स जो लड़ाई चली उसमें मारे गए बच्चों की संख्या थी 3100 3100। सीरिया में 11 साल में मारे गए बच्चों की संख्या है 2000। यमन में आप जानते हैं सऊदी अरब से यमन का लंबा युद्ध चला है। 7 साल में मारे गए बच्चों की संख्या है 3700। हालांकि इसके साथ ये जोड़ दूं कि यमन में भूखमरी जिस तरह की आई है, जिस तरह की वहां तबाही मची है, उसमें हजारों बच्चे रोज किसी तरह से अपनी जिंदगी गुजारने के लिए मजबूर हैं। पत्थर खाने की कोशिश करते हुए वीडियोस में दिखते हैं और भूख से मरते हैं। वो सारी संख्या मिलाकर संख्या बनती है 7 साल में 3700 की संख्या, 3700। ये सारे मुस्लिम देश थे। यूक्रेन पे आप आ जाते हैं, जो अभी की लड़ाई हुई है। 11 महीने लड़ाई चली है। सारे लोग गालियां, उस समय सारा यूरोप खड़ा हो गया है रूस के खिलाफ कि रूस इतनी सारी तबाही कर रहा है, अत्याचार कर रहा है। लेकिन 11 महीने की इस लड़ाई में बच्चे मारे गए हैं सिर्फ 520 यानी 520। और 2 महीनों के अंदर, आज जब मैं ये वीडियो आपके सामने बना रहा हूं तो ठीक 60वां दिन है इस लड़ाई के शुरू हुए, और 2 महीने के अंदर फलस्तीन के अंदर 12,000 बच्चे मार दिए गए हैं। यानी आप समझ सकते हैं कि 11 महीने में यूक्रेन में जो हुआ उसका कई कई गुना 2 महीने के अंदर हो चुका है फलस्तीन में। और अमेरिका से लेके, इंग्लैंड से लेके दुनिया भर के जो हुक्मरान हैं, दुनिया भर के जो बादशाह हैं, दुनिया भर के जो शासक हैं, उनके मुंह में जबान नहीं आ रही कि वो आगे बढ़ के बोले कि ये तबाही तो यूक्रेन से कई कई गुना ज्यादा है। कहां 500 और कहां 12,000। लेकिन चूंकि फलस्तीनी बच्चे हैं, गरीब बच्चे हैं, मारे जा रहे हैं, और चूंकि ये सारा काम जो है वो उनका अपना यार, उनका पाल के बड़ा किया गया बच्चा, उनका अपना शैतान इजराइल कर रहा है, इसलिए चारों तरफ हुक्मरानों के बीच में खामोशी है। तबाही का मंजर यह है। अल अजहर यूनिवर्सिटी, वहां की जो बेहद मशहूर यूनिवर्सिटी थी, तस्वीर आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे, आप देख लीजिए कि क्या हुआ करती थी और बमबारी करके उसको कैसे तबाह कर दिया गया। आम लोगों के घर, जिसमें आम शहरी रहा करते हैं, उसको तबाह किया जा रहा है। अस्पताल आप जानते ही हैं, एक के बाद एक तबाह किए जा रहे हैं। और आज हालत यह है कि जो फलस्तीनी घायल हो रहे हैं, जो फलस्तीनियों को चोट पहुंच रही है, जो फलस्तीनी मौत के मुंह में धकेले जा रहे हैं, उनको इलाज तक मयस्सर नहीं है। आप देख पा रहे होंगे कि किन हालात में डॉक्टर्स इनका इलाज कर रहे हैं। और इसमें सबसे बड़ी संख्या जो है वो मासूम बच्चों की है। लेकिन अमेरिका को दिखाई नहीं देता। कमला हैरिस आई थी, कमला हैरिस बयान देने आई थी। इस पूरी 2 महीने में खामोश रही। कमला हैरिस जब उपराष्ट्रपति बनी थी तो हिंदुस्तान में बड़ा जलवा हुआ था, हिंदुस्तान में बड़ी खुशी मनाई गई थी। लेकिन वही कमला हैरिस फलस्तीन पर कुछ बोलने के लिए उनको 2 महीने लग गए, और 2 महीने बाद भी आई तो गोलमोल करके चली गई कि बच्चों को नहीं मारा जाना चाहिए, शहरियों को नहीं मारा जाना चाहिए। अरे हकीकत तो यह है कि तुमने जो हथियार और पैसे दिए हैं, उन्हीं हथियारों और पैसों से इन बच्चों को मारा जा रहा है। और आज हालत यह है कि नेतन्याहू तुम्हारी भी नहीं सुन रहा है। कल को वो तुम्हारे लिए भी खतरा बनने वाला है। ये जो बूढ़ा बिडेन है, जिसने खुली छूट दी है इजराइल को ये मास मर्डर करने के लिए, हत्याएं करने के लिए, बच्चों को मारने के लिए, जिंदगियां तबाह करने के लिए, सारी की सारी बिल्डिंग्स तबाह करने के लिए, नार्दर्न गाजा को खाली करा लेने के लिए। और हकीकत तो यह है कि क्या नार्दर्न क्या साउथ, जहां वो कह रहा है कि यह सेफ जगह है, यहां चले जाइए, वहां पर भी बम बरसा रहा है। तो पूरे फलस्तीन की, गजा की तबाही का जो ये पूरा का पूरा आलम है, इसका जिम्मेदार अगर कोई है तो बूढ़ा बिडेन है, ऋषि सुनक है।
और पश्चिम की वो तमाम ताकतें हैं जिन ताकतों ने उसको खुली छूट ही नहीं दे रखी है, बल्कि पैसा भी दे रहे हैं, हथियार भी दे रहे हैं। और ऐसे में जब हमास का बयान आता है कि यूएसए यानी अमेरिका सबसे बड़ा दुश्मन है फलस्तीनियों का, अमेरिका सीधे सीधे जिम्मेदार है फलस्तीनियों की तबाही का, इन 12,000 बच्चों के मारे जाने का, 30-35 हजार शहरियों के मारे जाने का, पूरे के पूरे शहर के तबाह हो जाने का, अगर हमास कहता है कि अमेरिका जिम्मेदार है तो दुनिया कहे कि हमास आतंकवादी है। एक बात तो मैं बता दूं आपको, और बहुत साफ बता दूं, कि गाजा में हुए चुनाव में बाकायदा जो पार्टी जीती है, जो वहां की सरकार है, उस सरकार की सेना है हमास। और यही वजह है कि अमेरिका और उसके कुछ पिट्ठुओं के अलावा सारी दुनिया हमास को आतंकवादी संगठन नहीं मानती है, जिसमें हमारा अपना मुल्क हिंदुस्तान भी शामिल है। जी, जो भक्त सुन रहे हैं वो समझ जाएं इस बात को कि भारत सरकार हमास को गजा की ऑफिशियल सेना मानती है, आतंकवादी नहीं मानती। सुनने में आपको अजीब लगेगा, जाइए गूगल सर्च कर लीजिए, जाइए डेटा देख लीजिए। इजराइल बड़े लंबे समय से हिंदुस्तान से यह डिमांड कर रहा है कि हमास को आतंकवादी संगठन घोषित करो। हमास को आतंकवादी संगठन घोषित करने का मतलब यह है कि आप गजा में जो लोगों ने इलेक्शन करके जीता था, जिस पार्टी को जिताया था, उस पार्टी को आप वहां का रिप्रेजेंटेटिव नहीं मान रहे हैं। और मैं बार बार कह रहा हूं कि अगर हमास आतंकवादी है तो इजराइल उससे बड़ा आतंकवादी है। इजराइल ने तमाम झूठे आरोप लगाए। 40 बच्चों को जिंदा जलाने का आरोप बिल्कुल झूठा था, कोई सबूत नहीं पेश किया गया। अमेरिका के राष्ट्रपति ने बयान दे दिया। जब हल्ला मचा तो अमेरिका के राष्ट्रपति के प्रवक्ता ने कहा कि हमें तो वही खबर थी जो आईडीएफ ने यानी इजराइल की सेना ने कहा। कोई सबूत नहीं था, कोई फोटोग्राफ नहीं था, कोई वीडियो नहीं था। कितनी सारी चीजें निकल के आ गई हैं। इजराइल ने कहा कि हमास के लोगों ने रेप किए, कोई सबूत इस बात का नहीं है। हमास तो सीधे मना करता ही है कि हमने ऐसा कुछ नहीं किया, लेकिन कोई सबूत इस बात का नहीं है। जो इजराइल के लोग बंधक पड़े हुए थे हमास के पास, जिनको रिहा किया गया, उन्होंने बाहर आके कहा कि हमास के लोगों ने हमारे साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया, बहुत अच्छा सलूक किया। यही नहीं, कुछ बंधकों ने तो इजराइल के राष्ट्रपति और बाकी नेताओं से मिलने से भी मना कर दिया और कहा कि तुम हत्यारे हो, तुम बच्चों के हत्यारे हो, क्योंकि उन्होंने वहां रहकर हकीकत देखी। मैं एक सवाल पूछ रहा हूं कि जो 4 साल के 5 साल के बच्चों को इजराइल की सेना गिरफ्तार कर रही है, क्या यह आतंकवादी हैं? दुनिया का कौन सा कानून है जो किसी इलाके के 4 साल 5 साल के बच्चे को गिरफ्तार करने की इजाजत देता है? दुनिया का कौन सा कानून है जो किसी यूनिवर्सिटी के ऊपर बम गिराने को सही ठहराता है? यूनाइटेड नेशंस के नियमों में बिल्कुल क्लियर लिखा हुआ है कि जानबूझकर रिहायशी इलाकों पर, जानबूझकर नागरिकों वाले इलाके पर बमबारी करना युद्ध अपराध है, वार क्राइम है। और बेंजामिन नेतन्याहू, बीबी नेतन्याहू की शैतानी सेना क्या कर रही है? एग्जैक्टली यही कर रही है, यूनिवर्सिटीज पे बम कर रही है। आपको मैं बताऊंगा तो आप कांप उठेंगे। यूनाइटेड नेशंस ने वहां कुछ स्कूल बनवाए हैं। जब यह सारा कुछ शुरू हुआ तो लोगों को लगा कम से कम ये जगह, ये पनाह महफूज होगी, तो लोग जाकर यूनाइटेड नेशंस के स्कूलों में रहने लगे कि कम से कम यहां बम नहीं गिरेगा। इजराइल नाम के शैतान ने उन स्कूलों को भी बमों से जमींदोज कर दिया, जिसमें सैकड़ों लोग मारे गए। आप मुझे बताएंगे कि कौन सा कानून है दुनिया का जो स्कूलों के ऊपर बम गिराने की इजाजत देता है? कौन सा कानून है जो किसी शहरी के, किसी नागरिक के घर पर बम गिराने की इजाजत देता है? यह दृश्य आप देखिए, अंडों की एक टोकरी है। अंडे बम नहीं होते। अंडे जो मांसाहारी लोग हैं, जो नॉन वेजिटेरियन हैं, उनके आहार होते हैं, उनका खाना होता है। फलस्तीनियों की हालत यह है कि उनके पास खाना बनाने के लिए ना तो जगह बची है और ना वहां अनाज की सप्लाई पहुंच पा रही है। अंडों की इस टोकरी पर, अंडों की इस क्रेट पर क्या आप आतंकवादी होने का आरोप लगा सकते हैं? इजराइल के सैनिक अगर इन अंडों को नष्ट कर रहे हैं तो आप बहुत कायदे से समझ सकते हैं कि उनकी मंशा क्या है। उनकी मंशा सिर्फ इतनी है कि इन लोगों को खाने को भी ना मिले, और जब खाने को नहीं मिलेगा तो ये सारे के सारे लोग जो हैं गजा छोड़ने के लिए मजबूर हो जाएंगे। अमेरिका के अंदर एक सीनेटर है जोश पॉल, उन्होंने बाकायदा इस्तीफा दे दिया। उन्होंने कहा
कि इजराइल जो कुछ कर रहा है वो अमेरिका की शह पर कर रहा है। अमेरिका के दिए हुए हथियारों से फलस्तीनियों की तबाही हो रही है, अमेरिका इसमें शामिल है, इसलिए हम कतई कतई मैं इसका साथ नहीं दे सकता। और उन्होंने बाकायदा इस्तीफा दे दिया। और भी कई सारे सीनेटर्स ने सवाल उठाया है कि अमेरिका जो पैसा दे रहा है, अमेरिका जो मदद कर रहा है, उसके चलते फलस्तीन में तबाही मची हुई है, इसलिए फलस्तीन की तबाही का जिम्मेदार अमेरिका भी है। और आश्चर्यजनक बात यह है कि अमेरिका के जो दोस्त हैं अरब के देश, चाहे वो सऊदी अरबिया हो, यूएई हो, कतर हो, और ऐसे तमाम सारे देश जो हमेशा हमेशा अमेरिका के दोस्त रहे हैं, उनकी जबान ये कहने में भी कांप जाती है। उन्होंने खामोशी अख्तियार की है, दुनिया में घूम रहे हैं, बात कर रहे हैं कि फलस्तीनियों को किसी तरह से इस कज़ा से मुक्ति मिले, लेकिन सीधे सीधे आकर कोई लड़ाई नहीं लड़ पा रहे हैं। कोई अगर बोल पा रहा है तो सिर्फ दो मुल्क मुझे दिखाई दे रहे हैं, एक ईरान और दूसरा तुर्की, जहां आर्दोगन और कुछ करे ना करे कम से कम बयान लगातार दे रहा है। और ईरान तो कर ही रहा है। और एक बात और आपको बहुत मजेदार बताऊं कि इतनी सारी तबाही के बावजूद, इस दावे के बावजूद कि गजा पर उसका कब्जा हो गया है, अभी भी जो ऑफेंसिव है, जो लड़ाई है, उसमें जमीन पर इजराइल पूरी तरह से कब्जा नहीं पा सका है। वजह यह है कि फलस्तीनी इतना जुल्म सह चुके हैं कि इस बार वो गजा छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। ऐसे ऐसे लोग हैं जिन्होंने 1948 में अपने इलाके छोड़े थे जब कब्जा किया था इजरायलियों ने, और आकर गजा में बस गए थे। अब वो सवाल कर रहे हैं कि अब गजा से हम कहां जाएं। इजराइल तो चाहता है कि टर्की में, सिनाई में जाकर ये लोग बस जाएं, दुनिया के किसी मुल्क में जाके बस जाएं, लेकिन ये इलाका खाली कर दें। और अमेरिका बातें चाहे जितनी कर ले, लेकिन इसमें मदद करता है। लेकिन कोई मुझे बताए कि 20-25 लाख लोग जो गजा में रहते थे या रहते हैं, वो कहां जाएंगे और क्यों जाएंगे? कहां जाएंगे से बड़ा सवाल है। अपनी जमीन छोड़कर क्यों जाएंगे? किसी भी आदमी को, किसी भी औरत को, किसी भी नेशनैलिटी को अपनी जमीन क्यों छोड़ना पड़े? सिर्फ इसलिए कि अमेरिका की गोद में पलने वाला शैतान इजराइल कहता है कि देयर इज नो पैलेस्टाइन। वो सारी की सारी जमीन पर कब्जा करते आ रहा है और अब भी कब्जा करना चाहता है, और सारी दुनिया खामोशी से देख रही है, क्योंकि फलस्तीनियों के पास गैस नहीं है, पेट्रोल नहीं है, पैसा नहीं है। आप सोच के देखिए, जब कमला हैरिस भी बोलने आई तो बड़े प्यार से बोल गई कि इजराइल को सेल्फ डिफेंस का अधिकार है। चलिए मैं एग्जांपल देता हूं आपको। वहां पर एक बिल्डिंग थी, प्लेस ऑफ जस्टिस, यानी जहां पर कानून की जगह, इंसाफ की जगह, वहां पर फलस्तीनियों का सुप्रीम कोर्ट था, हाई कोर्ट था, जिला स्तर का कोर्ट था। कानून से जुड़ी हुई जितनी भी चीजें होती हैं वहां होती थी। फलस्तीनी वकील बैठते थे और वहां हजारों पन्नों के दस्तावेज थे, जो जाहिर तौर पर जिसमें ऐसे दस्तावेज भी होंगे जो इजराइल के कब्जे को गैर कानूनी साबित करते होंगे। इजराइल ने यह प्लेस ऑफ जस्टिस बम्बार्ड करके गिरा दिया। जरा मुझे कोई बताए कि दुनिया में कभी ऐसा हुआ है किसी युद्ध में कि किसी देश की सुप्रीम कोर्ट को बॉम्ब किया जाए? क्या सुप्रीम कोर्ट जो है वहां से बम चल रहे थे? कहा गया कि हॉस्पिटल के नीचे सुरंगें थीं, जिन सुरंगों में हमास के हेडक्वार्टर्स थे। आज तक कोई सबूत सामने नहीं आया। अल अजहर यूनिवर्सिटी को गिरा दिया गया, प्लेस ऑफ जस्टिस को गिरा दिया गया, स्कूलों को गिरा दिया गया, हॉस्पिटलों को गिरा दिया गया, शहरियों को तबाह कर दिया गया, तमाम मकान तबाह कर दिए गए, बच्चों को मजबूर कर दिया गया। और यह सब देख के इजराइल के लोग तो बड़े खुश हो रहे होंगे। जो बीबी नेतन्याहू के सपोर्टर हैं, शैतान हमेशा लहू देखकर खुश होता है, तो वो ये लहू देखकर, वो ये तबाही देखकर, वो ये बर्बादी देखकर बेहद खुश हो रहे होंगे। लेकिन मेरा सवाल पश्चिम से और दुनिया के उन मुल्कों से है जो खुद को डेमोक्रेटिक मुल्क कहते हैं, जो कहते हैं कि हम तो बड़े डेमोक्रेटिक हैं, हम तो न्याय के पक्षधर हैं, हम तो हमेशा कानून की बात करते हैं, इंसाफ की बात करते हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि इन इलाकों की तबाही देखकर, इन बच्चों की तबाही देखकर, यूनिवर्सिटी की तबाही देखकर, स्कूलों की तबाही देखकर, सुप्रीम कोर्ट की तबाही देखकर, अस्पतालों की तबाही देखकर, इंसानों की तबाही देखकर उन्हें इंसाफ की जरा भी याद नहीं आती? उन्हें शर्म नहीं आती इस बात पे कि उनके पैसों से, उनके हथियारों से इजराइल जो तबाही पैदा कर रहा है, जिससे ऐसे मंजर हमें देखने पड़ रहे हैं, उसके लिए वो खुद जिम्मेदार हैं। और उन्हें इस बात से डर नहीं लगता कि जो शैतान वो पैदा कर रहे हैं,
कल उनके अपने लिए खतरा बनेगा। अमेरिका की दिक्कत यह है कि इजराइल को उसने हमेशा अरब इलाके में अपने थाने की तरह इस्तेमाल किया, यानी एक अड्डा हमारे पास ऐसा हो जहां से हम अरब के ऊपर नजर रख सकें। आप जानते हैं कि अरब इलाके में कितने सारे सैनिक ठिकाने बनाए हुए हैं और उन सैनिक ठिकानों से कम अरब की जो जनता है वो खुश नहीं है। हुक्मरान भले खुश हों, इसलिए कभी इराक में बमबारी की खबर आती है, कभी कहीं और से बमबारी की खबर आती है। आप जानते हैं कि यमन की तबाही करने के लिए सऊदी अरब को उसने किस तरह से मदद किया है। आप जानते हैं कि चाहे वो गद्दाफी हो, चाहे इराक के सद्दाम हुसैन हो, उसको तबाह करने के लिए अमेरिका ने क्या किया, और इस सारे काम में हमेशा उसको इजराइल की मदद मिली। इसलिए इजराइल उसका थाना है जहां वो अपने हथियार जमा करता है और जहां से पूरे अरब को कंट्रोल में रखना चाहता है। लेकिन अमेरिका भूल जाता है कि थाना अगर जरूरत से ज्यादा मजबूत हो जाए, अगर थानेदार जरूरत से ज्यादा मगरूर हो जाए, तो वो उसके लिए भी खतरा हो सकता है जिसके लिए वो काम करता है। जो ये ज़ायनिस्ट फिलॉसफी है, जो ये कट्टरवादी यहूदी विचारधारा है, इसमें दुश्मन सिर्फ मुसलमान नहीं है, इसमें दुश्मन ईसाई भी हैं, बल्कि बड़े दुश्मन ईसाई हैं। आखिर ईसा मसीह को किसने मारा था, ईसाई अच्छी तरह से जानते हैं। तो आज जो कुछ वो मुसलमानों के साथ कर रहा है, और सिर्फ मुसलमानों के साथ नहीं कर रहा है, मैंने पहले भी बताया है कि उसने चर्च भी तबाह किए हैं। तो आज जो वो फलस्तीनियों के साथ कर रहा है, फलस्तीनी मुसलमानों, फलस्तीनी ईसाइयों और यहां तक कि फलस्तीनी यहूदियों के साथ कर रहा है, अगर कल यही चीज वो दूसरों के साथ करता नजर आएगा, दूसरे मुल्कों में करता नजर आएगा, गैर अरब मुल्कों में करता नजर आएगा, तो पश्चिम के सामने कोई रास्ता नहीं बचेगा कि वो कहां जाए। उसका पैदा किया हुआ शैतान एक दिन उसको ही खा जाएगा। आर्थिक तबाही तो है ही। अमेरिका और यूरोप में जिस तरह की मंदी चल रही है, जिस तरह की परेशानी चल रही है, जितनी उनकी माली हालत खराब होती जा रही है, वो तो हम सब जानते ही हैं। और इजराइल जैसे जो तमाम शैतान उन्होंने दुनिया में पैदा किए हैं, आज नहीं तो कल उनके ही बर्बादी का सबब बनेंगे। फलस्तीनी तो लड़ रहे हैं, लड़ते रहेंगे, बर्बाद हो जाएंगे, तबाह हो जाएंगे, लेकिन लड़ते रहेंगे। यमनी साथ दे रहे हैं, हुजी लगातार हमले कर रहा है, इधर हिजबुल्लाह लगातार हमला कर रहा है। अभी हालात यह हैं कि इजराइल सिर्फ गजा पर नहीं, कभी लेबनान पर बम फेंकता है, कभी सीरिया पे फेंकता है, कभी यमन पे फेंकता है। यह लड़ाई चल रही है और यह लड़ाई इतनी आसान नहीं है। लड़ाके हार मानने वाले नहीं हैं। ये फलस्तीनी लड़के हैं, ये फलस्तीनी लोग हैं जिन्होंने बचपन से ही देखा है कि किस तरह से उनको एक खुली कैद में गुलाम बना के रखा गया है। वो तो लड़ रहे हैं, अपनी जान देकर भी लड़ रहे हैं। लेकिन अमेरिका जैसे मुल्क जो अपनी बड़ी खूबसूरत दुनिया में रहते हैं, जिनको कोई खतरा नहीं है अपने मुल्क में, इजराइल जैसा शैतान पैदा करके वो अपने लिए भी खतरा पैदा कर रहे हैं। मैं बार बार कहता हूं और आज फिर कह रहा हूं कि इजराइल सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं, सारी दुनिया के लिए खतरा है। जो जायनिस्ट यहूदी विचारधारा है, यहूदियों के बीच में जो कट्टरपंथी विचारधारा है, उसके लिए मुसलमान हो, ईसाई हो, हिंदू हो, ये सारे के सारे काफिर हैं, ये सब के सब दुश्मन हैं। तो जब तक उसको मदद चाहिए वो आपसे चिपक रहा है, जब तक उसको मदद चाहिए वो आपके साथ ले रहा है, आपके साथ बड़े प्यार से बात कर रहा है। जिस दिन उसकी ताकत इतनी होगी, वो क्या करेगा इसका अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता। यहां से तो हम कर ही क्या सकते हैं। मैं आपको रिपोर्ट दे सकता हूं, हकीकत बता सकता हूं, वो मैं लगातार बताता रहता हूं। काश जो कुछ कर सकते थे वो इन बातों को समझ पाते, वो समझ पाते कि सारी दुनिया में इजराइल जिस तरह से इंसाफ पसंद लोगों की नजर से गिरा है, उसका साथ देकर अमेरिका और यूरोप के देश भी लोगों की नजरों से गिर रहे हैं। और ये जंग किसी की तबाही के साथ खत्म नहीं होगी। ये सारे निशानात लोगों के दिमागों में, लोगों के दिलों में रह जाएंगे, जिसके असर बड़े लंबे होंगे। काश वो लोग समझ पाते कि अब बहुत हो चुका है, आगे आते, इस जंग को रोकते और इजराइल को कंट्रोल करने की कोशिश करते। लेकिन मुझे लगता है कि अब शायद वो इस हालत में भी नहीं है कि इजराइल को कंट्रोल कर पाए। लड़ाई चल रही है, फलस्तीन के शहरी मारे जा रहे हैं तो इजराइल के सैनिक भी बहुत मारे जा रहे हैं। क्या होगा
ये कोई नहीं जानता आगे कहां तक ये जंग चलेगी, कोई नहीं जानता। एक अमन पसंद नागरिक होने के नाते मैं तो यही कहूंगा कि तुरंत सीज फायर होना चाहिए और उस समझौते को लागू कराना चाहिए, 2 स्टेट समझौते को लागू कराना चाहिए। गजा के लोगों को अपनी जिंदगी जीने की इजाजत देनी चाहिए और गजा में जो तबाही हुई है पूरी दुनिया को मिलकर गजा को फिर से बनाने के लिए पैसे देने चाहिए, बाकी सारी चीजें करनी चाहिए। लेकिन यह तो इंसाफ पसंद आदमी कह सकता है, जिनकी निगाहों में इंसाफ है ही नहीं वो तो क्या ही कहेंगे। आज के लिए इतना ही। आगे जैसे जैसे अपडेट्स आएंगे इजराइल पर, मैं लगातार आपको इजराइल फलस्तीन पर अपडेट करता रहा हूं, आगे भी अपडेट करता रहूंगा। आपसे वही अपील जो हर बार करता हूं कि अगर आपको लगता है कि ये सारी बातें कही जानी चाहिए, अगर आपको लगता है कि हम लगातार जो कह रहे हैं वो कहे जाने वाली चीज है, तो जुड़िए हमारे साथ। आप हमारी ताकत हैं, आप हमसे जुड़ेंगे, हमारे वीडियोस को दूर तक पहुंचाएंगे, हमारे मेंबर बनेंगे, सुपर थैंक्स से हमारी मदद करेंगे, तो हम लगातार कैमरे और सत्ता दोनों की आंख से आंख मिलाकर सच कह सकेंगे।